हेलो फ्रेंड, एसपी एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं अर्थशास्त्र की, और अर्थशास्त्र में हम लोगों ने आप टॉपिक को पढ़ेंगे भुगतान संतुलन। भुगतान संतुलन के बारे में बात करने वाले हैं, और मैं आप लोगों को जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, जो पेपरों में आई हुई हैं, उन पर पहले चर्चा करेंगे। उसके बाद जो भी चीज़ें बचेंगी उनको हम लोग बाद में बात करेंगे। क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा गया था, जहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था पिछली साल और उसके भी प्रीवियस ईयर में, तो हम लोग उनकी बात करने वाले हैं। भुगतान संतुलन का अर्थ, भुगतान संतुलन के जो संरचना है उसे किस प्रकार से बनाते हैं, इन महत्वपूर्ण पहलुओं पर हम लोग बात करने वाले हैं। ये क्लास नंबर जो है, ये क्लास नंबर हम लोगों की 6 रहने वाली है, और अभी तक आप लोगों ने क्लास को नहीं किया है तो आप लोग 5 तक मैंने क्लासें करा दी हैं। उसमें मैंने आप लोगों को अर्थशास्त्र के बारे में बताया है, अर्थशास्त्र के मतलब केंद्रीय समस्याओं के बारे में बताया है। जहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं मैंने वहाँ से आप लोगों को बताया हुआ है। तो भुगतान संतुलन के बारे में बात करने वाले हैं। भुगतान संतुलन, भुगतान संतुलन का अर्थ क्या होता है, भुगतान संतुलन का अर्थ और संरचना बिल्कुल टॉपिक वाइज आप लोगों को पढ़ाएंगे। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि एक टॉपिक ले लिया दूसरा टॉपिक ले लिया, नहीं, प्रॉपर चलेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पर कि भुगतान संतुलन का मतलब कि भुगतान संतुलन को पढ़ने से पहले हम लोगों को सबसे पहले हम लोगों को व्यापार शेष पढ़ना होगा, फिर उसके बाद हम लोगों को भुगतान शेष के बारे में मालूम चल जाएगा। बैलेंस ऑफ पेमेंट जिसे कहते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट, इसका मीनिंग पढ़ेंगे हम लोग, इसके कंपोनेंट्स पढ़ेंगे, बहुत सी चीज़ों को पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले भुगतान शेष, भुगतान शेष के पढ़ने से पहले सबसे पहले हम लोग व्यापार शेष को पढ़ते हैं। अब व्यापार शेष का जो अर्थ लिखा हुआ है उसके बारे में अगर हम लोग जानते हैं तो व्यापार शेष का संबंध व्यापार की केवल दृश्य मदों, दृश्य मदें वे मदें होती हैं, दृश्य मदें मतलब कि वे मदें, अगर हम लोग दृश्य मदों को लिखते हैं, दृश्य मदें, अब दृश्य मदें कौन सी होती हैं? जो दिखाई देती हैं। अब जो दिखाई देती हैं उनकी बात अगर करते हैं, दृश्य मदें, अब दृश्य मदें कौन सी होती हैं? जो हमें दिखाई देती हैं। अब दृश्य मदें जैसे हम लोग बात करते हैं कि दृश्य मदें किसी न किसी पदार्थ की बनी होती हैं। जैसे मान लो कि मशीन हो गया, फर्नीचर हो गया, तो किसी न किसी पदार्थ की जो वस्तुएं बनी होती हैं उन्हें हम दृश्य मदें कहते हैं। तो सबसे पहले लिखा हुआ है कि व्यापार शेष का जो संबंध होता है वो व्यापार की, याद रखिए कि व्यापार की केवल दृश्य मदों, विजुअल आइटम जो दिखाई देते हैं से है। किसी देश के कुल दृश्य निर्यात और कुल दृश्य आयात। अब आयात और निर्यात आप लोगों को मालूम होगा कि जब हम कोई चीज़ किसी देश से मंगाते हैं तो आयात है, और जब कोई देश को हम अपनी चीज़ बेचते हैं तो वो हम लोगों का निर्यात है। तो आयात और निर्यात में जितना अंतर होता है उसे उस देश का व्यापार शेष कहा जाता है। अब जैसे हम लोग बात करते हैं कि दृश्य मदों में भौतिक वस्तुएं, जैसे हम लोगों को देखो मशीन है, कपड़ा है, सीमेंट है आदि सम्मिलित है। अब दृश्य मदों में याद रखिए कि अगर हम लोग दृश्य मदों को लिखना चाहते हैं कि दृश्य मदें अगर हम व्यापार शेष निकालते हैं तो किस प्रकार से निकाल सकते हैं, तो व्यापार शेष अगर हम लोग करते हैं व्यापार शेष। अब व्यापार शेष, व्यापार में व्यापार शेष होता है, तो व्यापार शेष बराबर दृश्य मदों का निर्यात, दृश्य मदों का निर्यात माइनस दृश्य मदों का आयात। तो इसका मतलब होता है कि व्यापार शेष बराबर अगर हम लोग निकालते हैं तो मान लो कि एक देश ने किसी देश को 1 लाख रुपए की दृश्य मदों का निर्यात किया है। मतलब 1 लाख रुपए की सामान जो है किसी देश को बेचा है, ठीक है, निर्यात किया है। और मंगाया कितना है? तो किसी देश से मंगाया कितना है? तो वो मान लो मंगाया है 60,000 रुपये, ठीक है, 60,000 मतलब कि मदों का आयात उन्होंने किया है। तो यहाँ पर व्यापार शेष की अगर हम लोग बात करते हैं तो व्यापार शेष बराबर कितना आ गया? तो व्यापार शेष बराबर आ गया
1000। तो इस प्रकार से हम लोग एग्जाम्पल देके समझ सकते हैं। व्यापार शेष बराबर, सिंपल है, व्यापार शेष बराबर व्यापार से संबंधित जो भी द्रव्य मदें हैं उनको इसमें सम्मिलित किया जाता है। किसी देश के कुल द्रव्य निर्यात और कुल द्रव्य आयात में जितना अंतर होता है उसे उस देश का व्यापार शेष कहा जाता है। द्रव्य मदों में क्या क्या है? भौतिक वस्तुएं हैं। भौतिक वस्तुओं में अगर हम लोग बात करते हैं तो मशीन दिखाई देती है, कपड़ा दिखाई देता है, सीमेंट आदि बहुत सी वस्तुएं हैं जो किसी न किसी पदार्थ की बनी होती हैं, उन्हें हम लोग द्रव्य मदें कहते हैं। अब बात आती है व्यापार शेष को समझने के बाद, बिल्कुल अच्छी तरीके से समझने के बाद अब हम लोग बात करते हैं भुगतान शेष की। भुगतान शेष का मतलब क्या होता है? भुगतान शेष का मतलब होता है यहाँ पर कि भुगतान शेष जो है वो व्यापार शेष की तुलना में अधिक विस्तृत है। अब इसमें क्या है? इसमें केवल अगर हम लोग व्यापार शेष की बात करते हैं कि व्यापार शेष, एक सेकेंड, तो हम लोग इसको तो व्यापार शेष बराबर अगर हम द्रव्य मदों का निर्यात और माइनस द्रव्य मदों का आयात, ये तो हो गया। अब उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं कि व्यापार शेष और भुगतान शेष, तो भुगतान शेष जो है वो व्यापार शेष से अधिक विस्तृत है, मतलब बड़ा है। व्यापार शेष में व्यापार की केवल द्रव्य मदों को सम्मिलित किया जाता है। अभी पढ़ा है कि व्यापार शेष में किन मदों को सम्मिलित किया जाता है? हम लोग द्रव्य मदों को सम्मिलित करते हैं, केवल उन मदों को सम्मिलित करते हैं, उन आइटम को सम्मिलित करते हैं जो हमें दिखाई देते हैं। लेकिन भुगतान शेष में हम लोग क्या शामिल करते हैं? तो भुगतान शेष में हम लोग सभी शामिल करते हैं। जैसे जबकि भुगतान शेष यहाँ पर लिखा हुआ है, जबकि भुगतान शेष में 3 प्रकार के आर्थिक सौदे या मदें सम्मिलित की जाती हैं। मतलब कि भुगतान शेष में 3 प्रकार की मदें सम्मिलित की जाती हैं, जबकि व्यापार शेष में केवल द्रव्य मदों को सम्मिलित किया जाता है, ओनली विजुअल गुड्स इंक्लूडेड। अगर हम लोग बात करते हैं कि भुगतान शेष में हम लोग क्या क्या सम्मिलित करते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्या क्या सम्मिलित करते हैं, तो द्रव्य मदें इसमें भी सम्मिलित करते हैं। द्रव्य मदें हम लोग इसमें भी सम्मिलित करते हैं, जिन्हें विजुअल आइटम्स बोलते हैं। अब उसके बाद अदृश्य मदें भी इसमें सम्मिलित करते हैं। और पूंजी अंतरण का मतलब होता है कैपिटल ट्रांसफर को भी बताएंगे। दृश्य मदों को आप लोगों को पहले ही आप लोग जान गए हैं। अदृश्य मदें वे मदें होती हैं जो हमें दिखाई नहीं देती हैं, जो किसी भौतिक पदार्थ से नहीं बनी होती हैं। अभी हम लोग बताएंगे, जैसे अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि बैंक में अगर आप लोगों को कुछ सेवाएं दी जाती हैं, बैंक में सेवाएं दी जाती हैं, तो वो कोई भौतिक पदार्थ से नहीं बनी होती हैं। तो दृश्य मदें कौन कौन सी होती हैं? मतलब भुगतान शेष में हम लोग कौन कौन सी चीज़ों को सम्मिलित करते हैं, कौन कौन सी मदों को सम्मिलित करते हैं? तो दृश्य मदों को सम्मिलित करते हैं, अदृश्य मदों को सम्मिलित करते हैं और पूंजी अंतरण को सम्मिलित करते हैं। इतना मैंने आप लोगों को अभी बताया। देखो, सिंपल बात में अगर हम लोग समझना चाहें तो व्यापार शेष में व्यापार शेष को हम लोग क्या कहते हैं? बैलेंस ऑफ ट्रेड कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? इसे हम लोग बैलेंस ऑफ ट्रेड कहते हैं, बैलेंस ऑफ ट्रेड। अब बैलेंस ऑफ ट्रेड में हम लोगों ने क्या क्या सम्मिलित किया है? तो अगर हम लोग इसकी बात करते हैं तो बैलेंस ऑफ ट्रेड में व्यापार शेष में केवल दृश्य मदों को सम्मिलित किया जाता है, दृश्य मदों को सम्मिलित किया जाता है। ठीक है, दृश्य मदों मतलब व्यापार शेष में केवल दृश्य मदों को सम्मिलित किया जाता है। लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं भुगतान शेष में अगर हम लोग क्या शामिल करते हैं? बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्या शामिल करते हैं? जिसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। हेलो, बैलेंस ऑफ पेमेंट, इसे बैलेंस ऑफ पेमेंट कहते हैं। अब बैलेंस ऑफ पेमेंट में हम लोग क्या शामिल करते हैं? तो बैलेंस ऑफ पेमेंट में सभी मतलब कि दृश्य मदों को
अदृश्य मदों को और पूंजी अंतरण को, मतलब कि ये तीनों, इसको भी शामिल करते हैं, इसको भी शामिल करते हैं और इसको भी शामिल करते हैं, तो तीनों को शामिल करते हैं। अब इनके बारे में हम लोग जानते हैं कि दृश्य मदें होती क्या हैं। मान लो हम लोगों को लिखने को आ गया तो हम लोग लिखेंगे कैसे, दृश्य मदें क्या होती हैं, कैसे लिखेंगे हम लोग इनके बारे में। तो इनके बारे में मैंने पहले ही आप लोगों के लिए लिख के रखा है। सबसे पहले लिखा हुआ है दृश्य मदें। अब दृश्य मदों की अगर हम लोग बात करते हैं तो विजुअल आइटम, ज़्यादा नहीं लिखा है, बिल्कुल सिंपल आप लोगों को लिखना है। हेडिंग के बाद हम लोगों को अपनी लाइन छोड़नी है। अच्छी तरीके से एग्जाम में, बोर्ड की परीक्षा है आप लोगों की, तो उसको ध्यान में रखते हुए अच्छी तरीके से अपने वर्किंग नोट्स बनाइए और उनको अच्छी तरीके से रिवाइज कीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक हैं। 22 तारीख से आप लोगों के एग्ज़ाम चालू हैं। दृश्य मदों में अगर हम लोग बात करते हैं तो दृश्य मदों में सब प्रकार की भौतिक वस्तुओं का आयात एवं निर्यात सम्मिलित होता है। दृश्य मदों में सब प्रकार की भौतिक वस्तुओं का आयात एवं निर्यात सम्मिलित होता है। इन्हें दृश्य मदें इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये किसी पदार्थ से बनी रहती हैं। मतलब कि इन्हें दृश्य इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये किसी न किसी पदार्थ की बनी होती हैं। जैसे हम लोगों ने बात की हुई है, अभी मशीन की बात की हुई है, हम लोगों ने सीमेंट की बात की हुई है, सीमेंट भी कुछ न किसी पदार्थ का बना होता है। चाहे हम लोगों ने फर्नीचर की बात की हुई है, ये भी दृश्य मदों में आता है। और भी जैसे कपड़ा की बात अगर हम लोगों ने की है तो मशीन की बात की है, सीमेंट हो सकता है, फर्नीचर हो सकता है, कपड़ा हो सकता है, आदि ऐसी बहुत सी वस्तुएं हैं जो दृश्य मदों में आती हैं। इस प्रकार से आप लोग भी लिख सकते हैं। अदृश्य मदें कौन सी होती हैं उनके बारे में समझते हैं कि अदृश्य मदें वे मदें होती हैं जिसे हम लोग इनविजिबल आइटम्स कहते हैं। इसमें सभी प्रकार की सेवाओं, मतलब कि इसमें सर्विसेज को शामिल करते हैं, सभी प्रकार की सेवाओं को शामिल करते हैं। जैसे एक टीचर ने आप लोगों को कोई सेवा दी है, तो टीचर के द्वारा दी गई सेवा, डॉक्टर के द्वारा दी गई सेवा, वकील के द्वारा, इस प्रकार से बैंकिंग की अगर हम लोग बात करते हैं, बैंकिंग की सेवा, जहाज जो हम लोगों को, जैसे मान लो कि जहाज रानी की सेवाएं, मतलब कि जैसे मान लो कि एक जगह से दूसरी जगह पर जब माल लेकर आया जाता है तो जहाज़ों का प्रयोग किया जाता है, समुद्र पानी के जहाज़ों का यूज किया जाता है, तो वो भी सेवाएं देते हैं। तो किसी पदार्थ की नहीं बनी होती हैं, पहली बात। इसमें सभी प्रकार की सेवाओं को सम्मिलित किया जाता है। इसे अदृश्य मदें इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये सेवाएं, जैसे बैंकिंग हो गया, जहाजरानी हो गया, डॉक्टर के द्वारा, और जैसे अध्यापक के द्वारा, वकील के द्वारा, किसी पदार्थ की नहीं बनी होती हैं। बस इतना लिखना है और अच्छी तरीके से आप लोगों को समझ में भी आ रहा होगा। अब पूंजी अंतरण की बात करते हैं तो पूंजी, इसके अंतर्गत अगर हम लोग बात करते हैं तो देखो, अगर हम लोग बात करते हैं तो प्राप्ति, अगर हम लोग करते हैं अगर हम लोग बात करते हैं प्राप्तियां, तो होती हैं हम लोगों की दो प्रकार की। एक होती हैं हम लोगों की आयगत प्राप्तियां। एक कैसी होती हैं तो एक होती हैं हम लोगों की आयगत प्राप्ति और एक होती हैं हम लोगों की पूंजीगत प्राप्ति। एक होती हैं आयगत प्राप्ति और एक होती हैं पूंजीगत प्राप्ति। तो पूंजी अंतरण जैसे हम लोग कैपिटल ट्रांसफर कहते हैं, इसके अंतर्गत पूंजीगत प्राप्तियों और भुगतानों को सम्मिलित किया जाता है। पूंजीगत प्राप्तियों को और भुगतानों को इसमें सम्मिलित किया जाता है। जब पूंजी अंतरण आप लोगों को डिटेल में पढ़ाएंगे तो उसमें हम लोग अच्छी तरीके से आप लोगों को बताने वाले हैं। अभी मैंने आप लोगों को सिंपल बात में कुछ चीज़ें बताई हुई हैं कि व्यापार शेष में हम लोगों ने सबसे पहले पढ़ा व्यापार शेष पढ़ा। व्यापार शेष में केवल दृश्य मदों को हम लोग देखते हैं, एक देश ने कितने आयात किया है दृश्य मदों का और कितना निर्यात किया है, इसके बीच के अंतर को हम लोग व्यापार शेष कहते हैं। अगर हम लोग बात करते हैं भुगतान शेष, तो भुगतान शेष के बारे में अभी मैंने आप लोगों को थोड़ा सा बताया है कि भुगतान शेष में हम लोग क्या क्या सम्मिलित करते हैं। दृश्य मदों को सम्मिलित करते हैं, अदृश्य मदों को सम्मिलित करते हैं और पूंजी अंतरण को सम्मिलित करते हैं। उसके बाद हम लोगों ने जो मदें शामिल करते हैं उनके बारे में समझा कि दृश्य मदें क्या होती हैं, जो किसी पदार्थ की नहीं बनी होती हैं, उन्हें हम लोग दृश्य मदें कहते हैं, जैसे मशीन, सीमेंट, फर्नीचर, कपड़ा आदि। अदृश्य मदें कौन सी होती हैं, जो बैंकिंग, जो मतलब इसमें सभी प्रकार की सेवाओं को सम्मिलित किया जाता है। इसे अदृश्य मदें इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये किसी पदार्थ की नहीं बनी होती हैं। तो इनके बारे में हम लोगों ने अच्छी तरीके से समझा। अब उसके बाद हम लोग फिर से अच्छी तरीके से जानने वाले हैं कि व्यापार भुगतान शेष के बारे में अगर पूछा जाता है कि भुगतान शेष का अर्थ लिखिए या भुगतान शेष से आप क्या समझते हैं, तो आप लोग किस प्रकार से लिखेंगे, उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं
कि भुगतान शेष के अर्थ के बारे में जानने वाले हैं। भुगतान शेष का अर्थ क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है तो एसपी एजुकेशन चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें और लाइक ज़रूर करें। आप लोग प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं कि भुगतान शेष का जो संबंध है वो किसी देश के शेष के विश्व के साथ, मतलब कि भुगतान शेष का जो संबंध है वो किसी देश के शेष विश्व के साथ हुए सभी आर्थिक लेन देनों का लेखांकन के रिकॉर्ड से है। अगर हम लोग बात करते हैं कि भुगतान शेष के बारे में, भुगतान शेष का जो संबंध होता है वो किसी देश के शेष विश्व के साथ हुए सभी आर्थिक लेन देनों के लेखांकन के रिकॉर्ड हैं। जैसे एक देश है मान लो इंडिया, अपना देश इंडिया, एक देश है मान लो इंडिया, और एक मतलब कि और इंडिया ने बहुत से देश हैं। जैसे मान लो हम लोगों का एक देश है अमेरिका है, एक देश है हम लोगों का नेपाल है, अपना पड़ोसी देश है, ठीक है। मान लो एक देश है अपना श्रीलंका, ठीक है, एक देश हो गया हम लोगों का श्रीलंका हो गया, एक देश मान लो हो गया हम लोगों का जापान। तो मतलब कि ऐसे बहुत से देश हैं, ठीक है। मतलब मैंने 4 लिए हैं, ये नहीं है कि ये 4 ही देश हैं। तो भारत ने, इंडिया ने अमेरिका के साथ, नेपाल के साथ, श्रीलंका के साथ, ऐसे बहुत से देशों के साथ जब देखो कि किसी देश के मतलब कि इंडिया के शेष विश्व के साथ, मतलब कि इन देशों के साथ हुए आर्थिक लेन देनों के लेखांकन के लिए जो रिकॉर्ड रखे जाते हैं उन्हें हम लोग भुगतान शेष में मानते हैं। इतना तो समझ में आ ही गया होगा कि प्रत्येक देश विश्व के अन्य के साथ आर्थिक लेन देन करता है। मतलब कि एक इंडिया बहुत से देशों के साथ आर्थिक लेन देन करता है। हम लोगों को एग्जाम्पल से जल्दी समझ में आता है। इस लेन देन के फलस्वरूप उसे अन्य देशों से प्राप्तियां होती हैं। मतलब कि इंडिया बहुत से देशों से प्राप्त करता है और बहुत से देशों को हो सकता है कि उधार के रूप में देता भी होगा, ठीक है। मतलब समझ में आ गया कि इस लेन देन के फलस्वरूप उसे अन्य देशों से प्राप्तियां होती हैं। मान लो इंडिया ने कोई सामान अपना बेचा अमेरिका को। अब अमेरिका को अगर बेचा है तो अमेरिका का पैसा क्या होगा, अमेरिका का पैसा अपने देश में आएगा, डॉलर आएंगे। अब प्राप्तियां होंगी किसी देश से किसी अन्य देशों से प्राप्तियां होती हैं तथा उसे अन्य देशों को भुगतान भी करने पड़ते हैं। अब मान लो फ्रांस से हम लोगों ने कोई मान लो कि प्लेन मंगाए हैं या फिर कहीं से हम लोगों ने शेयर मंगाए हैं, तो इस प्रकार से हमें भुगतान भी करना पड़ेगा। हो सकता है कि बहुत से देशों से हम प्राप्त भी करते हैं और बहुत से देशों को हम भुगतान भी करते हैं। अब भुगतान जो करते हैं, भुगतान भी करने पड़ते हैं, भुगतान भी करने पड़ते हैं लिखा हुआ है। भुगतान शेष जो है इन्हीं प्राप्तियों और भुगतानों का विवरण पत्र होता है। इन्हीं मतलब कि ये जैसे मान लो हम लोगों ने बना के दिखाते हैं आप लोगों को कि मान लो कि एक देश है, एक देश का मतलब कि बैलेंस ऑफ पेमेंट बनाना है एक देश को। तो उसने क्या किया कि जहाँ से मतलब कि सभी देशों से प्राप्तियों को एक साइड में लिखा और अपने भुगतानों को मतलब कि जो अन्य देशों को भुगतान किए हैं उनको एक साइड में लिखा। इन दोनों की जो लेखांकन रिकॉर्ड रखा जाता है उनको हम लोग एक जो विवरण बनाते हैं उसे हम लोग कहते हैं, इन विवरण पत्र को हम लोग भुगतान शेष कहते हैं। अगर हम लोग दूसरे शब्दों में बात करते हैं तो दूसरे शब्दों में किसी देश का भुगतान शेष किसी दिए हुए समय में संपूर्ण विश्व के साथ उसके लेन देन का लेखा होता है। मतलब कि बैलेंस ऑफ पेमेंट अगर हम लोग बात करते हैं, भुगतान शेष की अगर हम लोग बात करते हैं तो मान लो कि हम लोगों ने प्राप्तियां की हैं और कुछ भुगतान भी किए हैं। मान लो हम लोगों ने प्राप्तियां की हैं 1 लाख रुपए की, सभी देशों से हमने कुल प्राप्त कितना किया है, सब मिला के 1 लाख रुपए, और भुगतान कितना किया है 80,000 रुपये। तो हम लोगों का जो मेरे पास बचेगा, जो बैलेंस ऑफ पेमेंट बचेगा, तो वो कितना बचेगा 20,000 रुपये। अब हो सकता है ये बैलेंस ऑफ पेमेंट कभी कभी हो सकता है कि बराबर भी हो सकता है, कभी कभी ज़्यादा भी हो सकता है और कभी कभी कम भी हो सकता है। तो ये 3 प्रकार का होता है व्यापार शेष, इसके बारे में भी बात करेंगे। भुगतान शेष 3 प्रकार का होता है, इनके बारे में भी बात करेंगे। तो मतलब यहाँ पर लिखा हुआ है कि एक देश का जब भुगतान शेष किसी दिए हुए समय में संपूर्ण विश्व के साथ उसके लेन देनों पर लेखा जो करता है, जो लिखता है, उसे हम लोग भुगतान शेष कहते हैं।
दृश्य और अदृश्य मदों के शुद्ध व्यापार एवं एक पक्षीय अंतरणों का योग जो है चालू खाते का शेष कहा जाता है। इसको हम लोग अभी बताएंगे आप लोगों को। ये लाइन को आप लोग यहाँ से थोड़ा सा अभी बाद में समझिए। फिलहाल इतना समझिए कि एक देश ने बहुत से देशों से जब भुगतान प्राप्त करता है, मतलब कि बहुत सी प्राप्तियाँ प्राप्त करता है, रुपए प्राप्त करता है तो उसे प्राप्तियाँ कहते हैं, और भुगतान भी करता है। तो जब प्राप्तियाँ और भुगतान में अंतर होता है, मान लो कि प्राप्तियाँ की हैं 1,00,000 रुपये और भुगतान किया है 20,000 रुपये, तो वो प्राप्तियाँ हम लोगों की 20,000 रुपये हुई हैं, अंतर जो है वो 20,000 है, तो यही हम लोगों का भुगतान शेष है। भुगतान शेष का मतलब बैलेंस ऑफ पेमेंट ये है। हो सकता है कभी कभी ये फेवरेबल भी हो सकता है, अनफेवरेबल भी हो सकता है, और कभी कभी इक्वल भी हो सकता है। ये 3 प्रकार का होता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं भुगतान शेष की विशेषताएं क्या हैं, भुगतान शेष की विशेषताएं क्या क्या हैं। सबसे पहली बात यहाँ पर लिखी हुई है कि क्रमबद्ध लेखा रिकॉर्ड, सिस्टमैटिक रिकॉर्ड। यह एक देश का अन्य देशों के साथ किए गए आयात निर्यात संबंधी भुगतानों का क्रमबद्ध लेखा होता है। मतलब कि ये जो लेखा रिकॉर्ड है, इन्होंने ये विशेषता बताई हुई है कि भुगतान से इसकी पहली विशेषता है कि ये जो एक लेखा रिकॉर्ड है, ये लिखने का एक रिकॉर्ड है कि एक देश ने अन्य देशों के साथ किस प्रकार से आयात और निर्यात संबंधी भुगतान किए हैं और प्राप्तियां की हैं। इसका एक लेखा रिकॉर्ड है, ठीक है। उसके बाद दूसरी अगर हम लोग विशेषता की बात करते हैं तो निश्चित समयावधि। निश्चित समयावधि का मतलब यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि हम लोग जो भुगतान शेष बनाते हैं वो प्रायः 1 वर्ष का बनाते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि यह समय की एक निश्चित अवधि प्रायः 1 वर्ष का लेखा जोखा होता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने बात की है कि यह समय की एक निश्चित अवधि हो सकता है 6 महीने की। ये समय अवधि तो कई प्रकार की होती है, महीने भी, 6 महीने की भी, क्वार्टरली भी, इस प्रकार से होती है। लेकिन यहाँ पर प्रायः 1 वर्ष का लेखा जोखा जो होता है उसको इसमें सम्मिलित किया जाता है। अगर हम लोग बात करते हैं इसकी व्यापकता की, तो इसमें सभी प्रकार की दृश्य, अदृश्य और पूंजी अंतरण मदों को सम्मिलित किया जाता है, इसलिए यह व्यापक होता है। अब व्यापक मद मतलब दृश्य मदें, मतलब भारत में जितनी भी मदें हैं, जितनी भी हमने आयात और निर्यात किया है, उन मदों को इसमें सम्मिलित करते हैं दृश्य मदों में। फिर अदृश्य मदें होती हैं और फिर पूंजी अंतरण होता है। तो इसका क्षेत्र कैसा हो गया, व्यापक हो गया। और व्यापार शेष का अगर हम लोग मतलब करते हैं तो वहाँ पर सिर्फ दृश्य मदों को सम्मिलित करते हैं, इसलिए इसको व्यापक कहा जाता है। उसके बाद अगर हम लोग व्यापार भुगतान शेष की और विशेषताओं की बात करते हैं तो दोहरी अंकन प्रणाली, ये जो होती है यह दोहरी लेखा अंकन प्रणाली के आधार पर ही भुगतान व प्राप्तियों का लेखाबद्ध किया जाता है। जैसे हम लोग डेबिट और क्रेडिट करते हैं, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर प्राप्तियाँ और भुगतान, रिसिप्ट एंड पेमेंट की बात हम लोग करते हैं, तो दोहरी अंकन प्रणाली की बात यहाँ पर करते हैं। और उसके बाद अगर हम लोग विशेषता की नेक्स्ट विशेषता की बात करते हैं तो यहाँ पर लिखी हुई है कि स्वसंतुलित दोहरी लेखा प्रणाली जो है वो लेखा दृष्टिकोण से स्वतः ही भुगतान शेष को संतुलन में रखती है। और नेक्स्ट जो विशेषता लिखी हुई है कि अंतर समायोजन, वास्तविक व्यवहारों में जब कभी मूल प्राप्तियां व भुगतानों में अंतर हो जाता है तो समायोजित करने की आवश्यकता पड़ती है। तो समायोजन करने की आवश्यकता पड़ती है। तो मैंने आप लोगों को जितनी विशेषताएं बताई हैं उनको भी मैंने आप लोगों को समझाया है कि व्यापार भुगतान शेष में हम लोग क्रमबद्ध लेखा रिकॉर्ड रखते हैं, एक निश्चित समयावधि होती है, ये व्यापक होता है, दोहरी अंकन प्रणाली होती है, स्वसंतुलित होता है और आत्म समायोजन होता है। अगर आप लोगों को 1-2 हेडिंग अगर आप लोग भूल भी जाते हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन मैंने आप लोगों को एक बात अच्छी तरीके से आप लोगों को समझाई हुई है। अभी हम लोग बहुत अच्छी तरीके से इसको पढ़ने वाले हैं, एक पॉइंट आप लोगों को क्लियर करेंगे। अगले वीडियो में आप लोगों को पूरा जो भुगतान शेष है इसके बारे में 2-3, देखो क्लास तो लंबी, देखो क्लास हम लोग छोटी छोटी बनाते हैं इसलिए कि आप लोग बोर ना हो। भुगतान शेष के बारे में मैंने आप लोगों को बताया। सबसे पहले व्यापार शेष अगर पूछा जाता है तो आप लोग लिख सकते हैं। भुगतान शेष के बारे में बताया मैंने आप लोगों को, और भुगतान शेष को यहाँ पर हम लोगों ने क्या क्या सम्मिलित करते हैं उसके बारे में बताया। दृश्य मदों, अदृश्य मदें और पूंजी अंतरण इसके बारे में बताया। फिर मैंने आप लोगों को अच्छी तरीके से भुगतान शेष के बारे में आप लोग लिखेंगे क्या इसके बारे में बताया। फिर उसके बाद विशेषताओं के बारे में बताया
क्रमबद्ध लेखा रिकॉर्ड रखते हैं, निश्चित समयावधि होती है, व्यापकता होती है, इसमें दोहरी अंकन प्रणाली होती है और स्वसंतुलित होता है और अंतर समायोजन होता है। इंग्लिश भी साथ में लिखी हुई है कि कोई दिक्कत की बात नहीं होगी आप लोगों को। कोशिश कीजिए आप लोग इसको पढ़ने की और इसको देखने की। भले ही आप लोगों की लिखी हुई हैं, मान लो मैं मानता हूँ कि ये लिखी हुई हैं, लेकिन फिर भी आप लोग इनको पढ़ते रहिए। तो मैंने आप लोगों को आज की क्लास में अगर आप लोगों को अच्छी लगती है तो प्लीज़ आप लोग लाइक करें और एसपी एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर पूरी अर्थशास्त्र की बात करने वाला हूँ। जब तक आप लोगों के एग्ज़ाम होंगे तब तक हम लोग अर्थशास्त्र को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ चुके होंगे। भुगतान शेष की 2-3 क्लासें होंगी। पहली क्लास हम लोगों ने कर ली है, 1-2 क्लासें और होंगी, भुगतान शेष पूरा हो जाएगा। चाहे कहीं से भी पूछ लें, आप लोगों का क्लियर होगा। तो इसको पढ़िए और अच्छी तरीके से तैयारी कीजिए। तो आज की क्लास के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।